आज का हमारा टॉपिक है चरक चिकित्सा स्थान का 5वां अध्याय गुल्म चिकित्सा। गुल्म चिकित्सा इसमें सबसे पहले 4 और 5 नंबर श्लोक में गुल्म है जो उसके निदानों का वर्णन किया गया है। तो निदान हमसे ऐसे पूछे नहीं जाते। आप इसकी हिंदी की 5th लाइन में देखिए। हिंदी की 5th लाइन में 4 और 5 इसमें क्या बोला गया है, जो भी हम शारीरिक चेष्टाएं करते हैं विषम रूप से या अति मात्रा में जो वो अन्न आदि का सेवन करना, इनकी वजह से क्या होता है, वायु प्रकोपित हो जाती है। तो दोष क्या है, में वात का प्रकोप बोला गया है। फिर ये वात 6 और 7 नंबर श्लोक में लिखा संप्राप्ति के बारे में क्या क्या करता है वो हमें नहीं देखना। 7 नंबर श्लोक है जो, उसकी 2nd लाइन में देखना, स्पर्श उपलभ्यम परिपिंडित्वात्, यानी जो वो वायु है रुक जाएगी, वो प्रकोपित होके कफ और पित्त हैं जो उनको भी उभार देगी, उनको अपने जगह से जो उनके नॉर्मल स्थान है वहां से निकाल देगी। फिर ये कफ और पित्त उसके मार्ग को रोक लेते हैं। मार्ग को रोक लिया तो क्या होगा, वो उदर है जो नाभि है, हृदय, इस एरिया में घूमता रहता है। और स्पर्श में कैसा हो गया, परिपिंडित्वात्, पिंडित होने की वजह से इसको क्या बोला गया, गुल्म बोलते हैं। 8 नंबर श्लोक में देखिए, 8 नंबर श्लोक, यहाँ पे क्या बोला, बस्तो च नाभि हृदयम पार्श्व वा, हाईलाइट करना है इसको, यानी बस्ती, नाभि, हृदय और दोनों पार्श्व स्थानानि गुल्मस्य भवन्ति, पंच को आपने हाईलाइट किया। जो गुल्म है आपसे पूछेंगे उसके स्थान कितने होते हैं, 5। हृदय है, फिर नाभि है, बस्ती है और दोनों पार्श्व। और नेक्स्ट लाइन में हाईलाइट करना, पंचात्मक प्रभुस्य तो, ये आपको लिख के मिलेगा, पंच आत्मकस्य प्रभुम, किसके लिए कहा गया, गुल्म के लिए। मतलब जो हमारे दोष हैं उसके लिए बोला गया कि इनकी वजह से उत्पन्न होता है 5, कौन, वात, पित्त, कफ, रक्त और फिर सन्निपातज होता है जिसमें सारे दोष होंगे। तो गुल्म के 5 स्थान, 5 ही टाइप का होता है वो बताए गए। 11 नंबर श्लोक में देखिए आप, 11 नंबर श्लोक, फर्स्ट लाइन को हाईलाइट करना, करोति जीर्णे अभ्यधिकम प्रकोपम भुक्त्वे मृदुत्वम समुपेति यश्च, हाईलाइट किया आपने ये। वातज गुल्म है जो, उसके लक्षण की यहाँ पे बात की गई है। वातज गुल्म हाईलाइट किया आपने। करोति जीर्णे अभ्यधिकम, जैसे ही आहार जीर्ण होगा तब तो प्रकोप हो जाएगा, क्योंकि वो वात के बढ़ने का नॉर्मल टाइम है, हमें पता है। भुक्त्वे मृदुत्वम समुपेति च, खाना खाते ही क्या होगा, कफ बढ़ता है पेशेंट का, उस टाइम वात नहीं प्रकोपित होता। तो भुक्त्वे, खाना खाते ही ये जो लक्षण है वातज गुल्म के, ये कम हो जाते हैं, ऐसा कहा गया। तो आपने ये हाईलाइट किया है। नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर श्लोक। 13 नंबर श्लोक में 2nd लाइन में देखना, स्वेदो विदाहो व्रणवच्च गुल्मम, स्पर्श असहत्वम को हाईलाइट करना, स्पर्श असहत्वम, स्पर्श असह किसका, पित्तज जो गुल्म है उसका लक्षण यहाँ पे बोला गया। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा 14 नंबर श्लोक में देखिए, 14 नंबर श्लोक सबसे लास्ट वर्ड देखिए क्या लिखा है, नीचे आत्मकस्य को आपने हाईलाइट किया, नीचे आत्मकस्य, और इसी पे आप लिख दीजिए एरो करके, सन्निपातज गुल्म, सन्निपातज गुल्म को नीचे गुल्म भी बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर श्लोक में, कफ जन्य गुल्म के रूप, ऐसे करके लिखा हुआ है ना। इसकी 2nd लाइन में देखना, 15 नंबर श्लोक 2nd लाइन, शैत्यम रुग अल्पा कठिनो उन्नतम को आपने हाईलाइट किया। कठिनता भी होती है और उन्नता, मतलब स्वेलिंग एरिया भी वो एलिवेटेड होगा और हार्डनेस भी होगी वहां पे कफजन्य गुल्म में। तो आपने ये जो पेज है हमारा 200 और 201, इस पे क्या हाईलाइट किया, एक तो गुल्म के 5 स्थान, पंचात्मक प्रभवस्य ये होती है। फिर वातज गुल्म में करोति जीर्णे अभ्यधिकम प्रकोपम भुक्त्वे मृदुत्वम समुपेति यश्च, स्पर्श असह पित्तज गुल्म का है। निचात्मक गुल्म हमारा सन्निपातज होता है। और कफ में आपने हाईलाइट किया कठिन उन्नतम। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है 17 नंबर श्लोक 17, इसमें फर्स्ट लाइन को हाईलाइट करना आप, महारुजम दाहा परितम अश्मवत उन्नतम शीघ्र विदाही दारुणम, त्रिदोषज गुल्म यानी सन्निपातज के लिए बोला,
महारुजम यानी वेदना ज्यादा होगी, दहा होगा, और अश्मवद उन्नतम, अश्म होता है पत्थर, पत्थर के जैसा कठिन होगा, उन्नतम उठा हुआ होगा, स्वेली एलिवेटेड एरिया होगा, शीघ्र विदा ही दारुण, शीघ्र विदाह को उत्पन्न होने वाला और दारुण होगा। ये त्रिदोषज गुल्म है जो उसकी असाध्यता में पॉइंट बोले कि अगर ऐसे ऐसे लक्षण आए तो वो असाध्य कहा जाएगा। फिर नेक्स्ट है 18 नंबर श्लोक में रक्तज गुल्म के कारण बोले, तो इसको जस्ट आप हिंदी में देख लीजिए क्या कारण है। ऋतु काल में अगर वो भोजन नहीं करती, भय की वजह से रुक्ष आहार विहार वेगों को रोकना, रक्तस्तंभ आहार विहार या औषधियां ली, वमन करा लिया उस टाइम पे, योनि रोगों की वजह से, ये इन सब कारणों की वजह से स्त्रियों में रक्तजन्य जो है वो गुल्म होता है। आप विमर्श में देखिए, इसकी देखिए विमर्श की सेकंड लाइन, विमर्श की सेकंड लाइन में क्षार पाणी ने बताया, स्त्री नाम आर्तवजो गुल्मो न पुंसाम उपजायते। क्या इन्होंने बोला कि जो आर्तवज गुल्म होता है वो सिर्फ स्त्रियों में होगा, पुरुषों में नहीं होता। क्षार पाणी ऐसा बोलते हैं। अन्यस्तु असृग भवो गुल्मः स्त्रीणाम पुंसाम च जायते। इनकी जो थिंकिंग है आचार्य क्षार पाणी, उनका जो व्यू है ये रक्तज गुल्म के ऊपर, ये थोड़ा अलग है। इन्होंने बोला जो रक्तज गुल्म होता है, ये हमारे चरकाचार्य के अकॉर्डिंग क्या पढ़ते हैं हम, रक्तज गुल्म सिर्फ स्त्रियों को होगा। लेकिन क्षार पाणी बोलते हैं कि रक्तज गुल्म स्त्री और पुरुष दोनों को हो सकता है, लेकिन जो आर्तवज गुल्म होता है, आर्तव से जो बन रहा है, वो सिर्फ स्त्रियों को होगा, वो पुरुषों को नहीं होता। नेक्स्ट रक्तज गुल्म है जो उसके लक्षण क्या होंगे 19 नंबर श्लोक में पहली लाइन में हाईलाइट करना, य स्पंदते पिंडित इव। जो गुल्म में क्या होगा, स्पंदन कैसे होगा, पिंडित स्पंदन होगा, य स्पंदते पिंडित इव, न अंगेश चिरात, अंगों में फरफराहट ऐसा कुछ नहीं होता, स्पंदन भी हो रहा है तो देर से होगा या पिंडित रूप में ऐसा। सशूलम समगर्भ लिंगम को आपने हाईलाइट किया, जैसे गर्भ के लक्षण आते हैं वैसे ही लक्षण आएगा। सरोधीरम स्त्री भव एव गुल्मो, मासे व्यतीते दशमे चिकित्सा को आपने हाईलाइट किया, यानी 10 मास व्यतीत हो जाने पर इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। क्योंकि जैसे हम पढ़ते हैं कि जो बर्थ होता है बेबी का वो 9 मंथ तक या 10 मंथ तक होगा, ठीक है, नॉर्मली जो होता है। तो क्या होता था पहले टाइम में, क्या टेक्निक्स नहीं थी इतनी कि आप यूएसजी करा के देख सकते हो कि वहां पे गुल्म है या फिर वो बेबी है ऐसा करके, फीटस है या, तो इस क्या करना पड़ता था, लक्षण वैसे ही हैं तो उसको रूल आउट करने के लिए 10 महीने रुकते थे, ऐसा बोला जाता है कि 10 मंथ को क्या किया आपने, रुकना होता था। अगर बेबी हुआ, फिटस है अंदर, तो वो एक्सपेल होगा ही ना, नॉर्मल डिलीवरी होगी उसकी। तो और अगर ये गुल्म हुआ तो डिलीवरी वाला चांस ही नहीं है कुछ, तो इसलिए 10 महीने रुकने को बोला जाता था, उसके बाद इसकी चिकित्सा करनी है। नेक्स्ट हमारा आता है राइट पेज पे, देखिए 21 नंबर श्लोक में यहाँ पे बोला वातज गुल्म की चिकित्सा, हेडिंग जो दी हुई है इसमें आप हिंदी की सेकंड लाइन में देखना, हिंदी सेकंड लाइन, सर्वप्रथम स्नेहों द्वारा चिकित्सा करें, ऐसा कहा गया। वातज गुल्म में क्या करना, स्नेहन करना है पहले। फिर नेक्स्ट 22 नंबर श्लोक में देखिए, 22 नंबर श्लोक और लास्ट की तरफ 3 वर्ड हाईलाइट करना, स्वेदे कर्तव्यो गुल्म शांति, गुल्म की शांति के लिए स्वेदन कर्म करना चाहिए। पहले स्नेहन कराया, अब स्वेदन करा रहे हैं। फिर आता है हमारा 24 नंबर श्लोक, इंपॉर्टेंट है ये 24। इसमें क्या बोला गया, स्नेह पानम हितय गुल्मे विशेषण ऊर्ध नाभिजे। अगर नाभि के ऊर्ध भाग में आपका गुल्म है तो क्या करना है, स्नेह पानम हितम, गुल्म में आपको स्नेहपान कराना है। पक्वाश्य गते वस्ति, अगर पक्वाश्य गत है मतलब नाभि से नीचे की ओर है अगर गुल्म, तो बस्ती देनी चाहिए। उभयम जठराश्रय, और अगर जठराश्रय बिल्कुल मिड में है, पूरे उधर पूरे एब्डोमेन का आश्रय लेके गुल्म है, तो आपको उभयम दोनों चिकित्सा करानी चाहिए, स्नेहपान भी और बस्ती भी। तो चाहो आप इसको हिंदी में हाईलाइट कर लो या फिर श्लोक में, ये जो लिखा है ना वर्ड विशेषण ऊर्ध नाभिजे, इससे एरो ले आओ, स्नेह पानम हितम, ये आपने हाईलाइट किया। पक्वाश्य गते से एरो ले जाओ बस्ती पे, और जठर आश्रय से एरो उभय पे। जठर आश्रित अगर है तो दोनों कर्म कराने, मतलब स्नेहपान भी और बस्ती भी उसको देनी है। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे
28 नंबर श्लोक में देखिए, 28 नंबर श्लोक लास्ट लाइन को हाईलाइट करना, आदावन्ते च मध्ये च मारुतम परिरक्षितः। गुल्म में जब हमने निदान स्थान में हम पढ़ते हैं तभी भी वहां पे पढ़ा था कि जो गुल्म है उसमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट अगर आपको करना पड़े, मतलब आपको दोषों के समझ नहीं आ रहा, तब क्या करते हो आप, सिर्फ वात के अकॉर्डिंग चिकित्सा कर देते हो, क्योंकि मेन दोष गुल्म में क्या है, वात है। उसी बात की अब इम्पोर्टेंस के लिए यहाँ पे क्या श्लोक बोला, आदावन्ते च, आदाव मीन्स पहले, अंते मीन्स बाद में, च मध्य च शुरू में, मध्य में और अंत में अगर आपको चिकित्सा करनी पड़े, मारुतम परिरक्षिता वायु की रक्षा करते हुए आपको गुल्म की चिकित्सा करनी है। नेक्स्ट है हमारा 29 में, वात गुल्म में वमन का विधान दिया गया, तो हिंदी में हाईलाइट करना, वात जन्य गुल्म में कफ बढ़ जाए, अगर वातज गुल्म है लेकिन उसमें कफ भी इन्वॉल्व हो गया और अग्नि को नष्ट कर दिया और पेशेंट को अरुचि, उल्लास, भारीपन ये सब आ रहा है, तो वमन के द्वारा उस कफ को निकाल देना चाहिए। फिर 31 नंबर श्लोक में देखिए, वातज गुल्म में अगर पित्त बढ़ जाए और शरीर में संताप आदि उत्पन्न करे तो अनुलोमिक स्नेहनों द्वारा विरेचन करना है। फिर आता है गुल्म में रक्त मोक्षण, हिंदी में देखना, इन सब की आपने ऊपर ट्रीटमेंट की, वात पित्त कफ नष्ट हो जाने पर भी गुल्म नष्ट नहीं हुआ तो रक्त मोक्षण से अवश्य नष्ट होगा, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो वातज गुल्म है जो उसमें हमने पढ़ा, स्नेहन करते हैं पहले, फिर स्वेदन किया, फिर किस कंडीशन में आपको स्नेहपान कराना, किस में बस्ती और किस में दोनों होगा वो बताया, और वात की रक्षा करनी, आदावन्ते च मध्य च, फिर वमन कब कराना है, विरेचन कब कराना है और रक्त मोक्षण कब कराना है, ये कंडीशन हमने पढ़ी। नेक्स्ट है हमारा 33 नंबर श्लोक में पित्तज गुल्म की चिकित्सा, यहाँ बोला स्नेह उष्णेन आदिते गुल्मे पैत्तिके संसरणम हितम को हाईलाइट किया आपने, और रुक्स उष्णेन तु संभूते सर्पी प्रशमनम परम को आपने हाईलाइट किया। क्या दो कंडीशन आपको दे दी पित्तज गुल्म में, अगर स्निग्ध और उष्ण द्रव्य के सेवन से आपको पित्तज गुल्म उत्पन्न हुआ है तब तो आप संसरण कराते हो, ठीक है। अगर रुक्ष और उष्ण गुण के सेवन से आपको पित्त गुल्म उत्पन्न हुआ है, रुक्ष और उष्ण है, तो रुक्ष के लिए तो आप स्नेह का यूज करते हो ना, तो सर्पी पानम, सर्पी प्रशमनम परम, तो सर्पी का यूज करते हैं। स्निग्ध और उष्ण द्रव्य से हुआ है तो संसरण किया जाता है। विमर्श में देखिए आप, विमर्श की थर्ड लाइन में 3 लाइनें दी हुई है, तो थर्ड लाइन में संसरण की डेफिनेशन बोली है, यहाँ पे क्या है, पक्वम यद अपक्वम सृष्टम कोष्ठे मलादिकम नयति अधः संसरणम तत् स्यात् कृतमालकम को आपने हाईलाइट किया। ये हमारा शारंदर के अकॉर्डिंग है, स्यात् कृतमाल, कृतमाल जो होता है उसको संसरण करने वाला बताया गया। संसरण क्या होता है, जो पक्व या अपक्व जो भी हैं ऐसे मलों को क्या करेंगे, जो चिपके हुए हैं, श्लिष्टे कोष्ठे, जो कोष्ठ में चिपके हुए हैं उनको क्या करते हैं, स्क्रैप करके नीचे की तरफ लेके जाते हैं, वो हमारे संसरण द्रव्य हैं। नेक्स्ट हेडिंग को हाईलाइट करना, पैतिज गुल्म में क्षीर बस्ती, पैतिक गुल्म में क्षीर बस्ती कब देनी है, सेकेंड लाइन में अंडरलाइन किए, यदि पित्त और पित्तज गुल्म पक्वाश्य में स्थित हो तो तिक्त द्रव्यों को मिलाकर दूध से बस्ती देनी है आपको। नेक्स्ट 35 नंबर श्लोक की जो हेडिंग है उसको हाईलाइट करना, गुल्म में तिलवक घृत, गुल्म में तिलवक घृत, और तिलवक घृत के ऊपर आप लिख लीजिए फॉर विरेचन, ये जो तिलवक घृत हम पिला रहे हैं इससे क्या होगा, पेशेंट को विरेचन होता है। आप लिखिए यहीं पे पेज के बॉटम पे, काश्यप, काश्यप लिखिए, फक रोग में त्रिवृत स्नेह से विरेचन, त्रिवृत स्नेह से विरेचन कराने को बोला। नेक्स्ट है हमारा 37 नंबर श्लोक में क्या बोला, छिन्न मूला विदहन्ते न गुल्मा यान्तिश्च च क्षयम् रक्तम ही व्याम्लता याति तत् न अस्ति न च अस्ति रुख, रक्त मोक्षण का सिद्धांत, तो बोलते हैं कि जो गुल्म है
उससे रक्त मोक्षण अगर आप करा देते हो तो गुल्म का जो मूल है वो नष्ट हो जाता है और गुल्म विदाहा नहीं हो पाता, मतलब नष्ट हो जाएगा अच्छे से। गुल्म में रक्त जो है वो अम्लता को प्राप्त नहीं होगा। जब वो रहेगा ही नहीं ब्लड, रक्त मोक्षण से आप क्या करते हो, ब्लड निकाल लेते हो। तो प्रकुपित हुआ जो रक्त है वो आपने निकाल लिया तो वो विदग्ध होगा ही नहीं। विदग्ध होगा नहीं तो गुल्म में भी विदाह नहीं होगा और मूल से निकल जाएगा गुल्म, ऐसा बोला। नेक्स्ट है 39 नंबर श्लोक में। 39 नंबर श्लोक सेकंड लाइन में हाईलाइट करना, यदि गुल्मो विदह्यते शस्त्रम तद विषज्जितः। अगर गुल्म में विदाह हो भी जाए तो आपको क्या करना है, शस्त्र कर्म करने को यहाँ पे बोला गया है। तो शस्त्र कर्म जब आप करते हो तब आपको उसकी पक्व अवस्था, उसकी पच्यमान अवस्था और उसकी जो है वो अपक्व अवस्था, इन सब का ध्यान आपको रखना होता है। तो 40, 41 और 42, 43 नंबर श्लोक में यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले 40 नंबर श्लोक में देखिए, अपक्व गुल्म है जो उसके लक्षण यहाँ पे बताए। तो फर्स्ट लाइन को हाईलाइट करना, गुरु कठिन संस्थानों गूढ़ मासांतर आश्रय अविवर्ण स्थिरश्चैव अपक्वो गुल्म उच्यते। आपको इसको देख के पहचानना है, याद करने की जरूरत नहीं है श्लोक। गुरु अगर है, कठिन है, गूढ़ मासांतर है, मतलब गूढ़ क्या, डीप सीटेड है, मासांतर है, आश्रित है, अविवर्ण विवर्णता नहीं हुई, स्थिर है, स्निग्ध है, तो क्या होगा इसका मतलब कि वो अपक्व गुल्म है हमारा। 41 में हाईलाइट करना, दाह शूलम अर्ति संक्षोभ अस्वप्न अर्ति ज्वरे विदह्यमान। सारी वेदनाएं जो होंगी, सारी कॉम्प्लिकेशन पच्चमान में होती हैं। तो दाह होना, पीड़ा होगा, आरती, संक्षोभ, निद्रा नहीं आएगी, पेशेंट को बेचैनी रहेगी, ज्वर आदि होना, और विदह्यमानम जानियात गुल्मे तत् उपनाह्येत। ऐसे आप ऐसे समझिए कि ये पच्चमान गुल्म की स्टेज है। तो इसमें करना क्या है, गुल्मम तत् तम उपनाह्येत, उपनाह आपको बांधना है। उपनाह से क्या होगा, उष्ण होता है उपनाह, तो पच्चमान अवस्था को वो पक्व की ओर लेके जाएगा। पक्व में क्या लक्षण मिलते हैं, 42 में देखिए, विदह लक्षणे गुल में बहिस्तुंगे समुत्पन्ने को आपने हाईलाइट किया। बहिस्तुंगे समुन्नत है, इन्होंने बोला जो त्वचा है वहां उसमें सिकुड़न होगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी वहां की स्किन, और बाहर की त्वचा उन्नत हो जाएगी। फिर लास्ट वर्ड 42 नंबर श्लोक का, संस्पर्शीय बस्ती निभे को आपने हाईलाइट किया। बस्ती के जैसा स्पर्श लगता है, जैसे आप जल भर देते ना किसी ब्लैडर में, मशक में सोचो आप पानी भर देते हैं, वैसा फील होगा। नेक्स्ट लाइन में हाईलाइट करना, निपीड़ितो उन्नते स्तब्धे सुप्ते तत् पार्श्व पीड़नात्। अगर आप निपीड़ितो उन्नते, जैसे आप दबाते हो तब तो वहां पे जो है वो पिट बन जाएगा, जैसे ही आप प्रेशर रिलीज करते हो फिर से उन्नत हो जाएगा। ठीक है, और जिस पार्श्व में शयन करता है रोगी, उस पार्श्व के दब जाने की वजह से गुल्म स्थान में जकड़ाहट हो जाती है। नेक्स्ट 44 नंबर श्लोक में आप हाईलाइट करना, तत्र धन्वंतरियम अधिकार क्रिया विधो। यानी ये जो गुल्म में शस्त्र कर्म बोला, तो जो धन्वंतरी संप्रदाय हैं उनको ट्रीटमेंट इसका करना चाहिए। क्या करना चाहिए, लास्ट वर्ड को हाईलाइट करना, व्यधन शोधन रोपणे। वेदन करना है, शोधन करना है और रोपण करना है। आप यहीं पे एक लाइन लिखिए, चाहो तो पेज के टॉप पर लिखिए, पराधिकारे, पर प्लस अधिकार से मिलके बना पराधिकारे, इकट्ठा करके लिख दिया, परा अधिकारे तु न बस्तिर उक्तः। पराधिकारे तु न विस्तिरोक्तः, सॉरी, पराधिकारे तु न विस्तिरोक्तः। ये चरक चिकित्सा 26 में पढ़ेंगे हम, मुख्य रोगों के मतलब ऐसे संदर्भ में कि वहां पे भी सर्जिकल ट्रीटमेंट करने को बोला। तो वहां पे उन्होंने बोला कि पर अधिकार है, दूसरों का अधिकार है, मीन्स जो चरक है वो क्या है, हमारे काय चिकित्सा प्रधान है, चरक संहिता। वहां पे जो सुश्रुत संहिता है वो हमारी शल्य तंत्र हम बोलते हैं ना उसको। तो पर अधिकारी की उनका अधिकार है वो ट्रीटमेंट करना। यहाँ पे भी बोल दिया, देख ली कि जो गुल्म में हम चिकित्सा करते हैं, सर्जरी करते हैं, तो वो धन्वंतरी अधिकार है, धन्वंतरी संप्रदाय वालों का अधिकार है वो, ऐसा बोला गया।
नेक्स्ट उसके बाद आते हैं हमारा 46 नंबर श्लोक में। 46 नंबर श्लोक में हिंदी में हाईलाइट कर लेना आप। पहले क्या बोला, अभ्यंतर पक्व गुल्म के रूप, मतलब पक्व गुल्म है और अभ्यंतर है, इनर है अगर बॉडी में कहीं भी, बाहर से आपको फील नहीं हो रहा, तब क्या लक्षण आएंगे इसमें। थर्ड लाइन में हाईलाइट करना, इस प्रकार स्वयं पूया को निकलते हुए देखकर रोगी को हितकारक अन्नपान की व्यवस्था। और नेक्स्ट लाइन में उपद्रवों से रोगी की रक्षा करते 10 दिन और 12 दिन तक हाईलाइट करना, पूए को निकलने दें और रोकने का प्रयास ना करें। जैसे अगर किसी को अभ्यंतर गुल्म है और वहां से क्या होगा, पस निकल रही है, ठीक है, अगर आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, स्वयं जो वो पस जो वो निकल रही है पेशेंट की, तो आपने क्या करना है, आहार उसको अच्छा देते रहिए, आपने उसको रोकने का प्रयत्न नहीं करना, वो जो पूय है उसको। 10 और 12 दिन तक उपेक्षा कर देंगे, 10 दिन तक या 12 दिन तक निकलने दें आप उसको, पहले रोकने का प्रयत्न ना करें। नेक्स्ट है हमारा 48 में, यहाँ पे बताया गया कफज गुल्म की चिकित्सा के बारे में। तो हिंदी में देखिए क्या कफज गुल्म में लंघन बोला, यदि रोगी वमन के योग्य नहीं है, सेकंड लाइन में देखना, कफज गुल्म में यदि रोगी वमन के योग्य नहीं है, मंद अग्नि है, तो सर्वप्रथम उसे लंघन आपको कराना चाहिए। फिर 51 में हाईलाइट करना, जो उसकी हेडिंग है उसी को, कफज गुल्म में विलयन, बस इतना आपने हाईलाइट किया, कफज गुल्म में विलयन कराते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी, उसको जस्ट अंडरलाइन करना है, कफज गुल्म में क्षार और घृत का प्रयोग बोला। फिर कफज गुल्म में बस्ती और विरेचन है। 55 नंबर श्लोक में आइए आप। 55 फर्स्ट लाइन में हाईलाइट करना, कृत मूलम महावास्तु कठिनम स्तिमितम गुरु जयेत कफ कृतम गुल्मम, हाईलाइट करना क्षार अरिष्ट अग्नि कर्म भी। आपको ये लाइन लिख के देंगे कि अगर कफज गुल्म आपका कृत मूल है, मतलब दृढ़ मूल है उसकी, महावास्तु अधिक एरिया को इन्वॉल्व उसने किया हुआ है, कठिन है, स्तिमित है, गुरु है, तो आपको क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, आपने हाईलाइट किया क्षार अरिष्ट अग्नि कर्म, ये करना चाहिए आपको उसमें। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा 57 नंबर श्लोक, हाईलाइट करना फर्स्ट लाइन को, एकांतरम द्वयांतरम वा त्रयम विश्रम्भम वा पुनः। कफज गुल्म में क्षार का प्रयोग कैसे करना चाहिए, थर्ड लाइन में हिंदी में हाईलाइट कर लो, चाहे 1 दिन 2 दिन या 3 दिन के अंतर पर आपको क्षार का प्रयोग करना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी है, या जो कफज गुल्म है उसका साइज कैसा है, कठिनता कैसी है, कि आप डेली यूज कर पाओगे क्षार का, या आपको 1-1 दिन छोड़ के 2-2 दिन या 3-3 दिन के डिफरेंस पे करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए इसमें 58 नंबर श्लोक जहाँ पे लिखा हुआ है, उसके नीचे एक लाइन है, हाईलाइट करना उसको, छित्वा छित्वा आश्यात क्षार क्षरत्वा क्षारति अधः। कफज गुल्म के संदर्भ में आया है, क्षार के गुणों के बारे में बोला कि क्षार का क्या है स्वभाव, क्या होता है, क्षित्वा क्षित्वा, किसी चीज को काट काट के आपको क्या करना है, क्षरण करना होता है, उसका निकालना होता है नीचे के मार्ग से, तो क्षार के गुण बताए गए हैं। 64 में आप हाईलाइट कीजिए, 64 नंबर श्लोक में, व्यामिश्रे दोषे व्यामिश्र एशम एव क्रिया कर्म, ये जो है वो AIPGT का जो एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें ये लाइन करके आई थी और पूछा था ये किसकी चिकित्सा है। तो नेक्स्ट पेज पे हाईलाइट करना सन्निपातज गुल्म की। व्यामिश्र दोष है, मतलब दोष आपको पता है वात पित्त कफ इनकी वजह से हो रहा है सन्निपातज, तो आपको क्या करना है, मिश्रित चिकित्सा करनी है, जो तीनों दोषों के अकॉर्डिंग हो वो कुछ ट्रीटमेंट आपने देना है। फिर इसमें 65 नंबर जो श्लोक है उसकी हेडिंग है हमारी त्रिउष्णादि घृत, ये हमारा वातज गुल्म में है, इसके ऊपर आप लिख लिए वी, त्रिउष्णादि घृत वात में। फिर है 70 नंबर श्लोक की हेडिंग है हिंगू सोवर चलाद्य घृत, इसके ऊपर भी आपने भी लिखा वात में। फिर उसके बाद है हपूषाद्य घृत है नेक्स्ट पेज पे 73 में, सॉरी, हपूषाद्य घृत। फिर नेक्स्ट हेडिंग पिपल्य आदि घृत है। उसके बाद 84 में हेडिंग है हिंगवादी चूर्ण या गुट्टी का लिखा। फिर नेक्स्ट शट्यादि चूर्ण नागर आदि योग ये बोले गए हैं। आप आइए श्लोक नंबर 95 पे।
95 इसकी हेडिंग को हाईलाइट करना, लशुन क्षीर, और इसके ऊपर लिख लीजिए वात गुल्म। पहले तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जो लशुन क्षीर है वो किसका रोगाधिकार है, गुल्म का। उसमें भी कौन से गुल्म का, वातज गुल्म में, ये बताया गया है। आप लिखिए यहाँ पे लशुन घृत, लशुन क्षीर जहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे लिखना क्षीर पाक अपवाद। जो हम पढ़ते हैं ना, क्षीर पाक कराते हैं, जैसे अर्जुन क्षीर पाक आपने सुना होगा, ये नाम ऐसे। तो क्षीर पाक जब हम करते हैं, नॉर्मल नियम क्या है उसका, एरो करके ऊपर की तरफ लिखना 1:8:32, 1:8:32। इसका मतलब क्या है, एक तो आपने क्या ली, औषध लिया, ठीक है। फिर आप क्या लेते हो, मिल्क, 8 गुना आपने उससे दूध लिया, और उससे 4 गुना आप क्या लेते हो, पानी लेते हो, यानी 1:8:32। ये नॉर्मल नियम होता है क्षीर पाक का। लेकिन लशुन क्षीर जो आप यहाँ पे बना रहे हो, ये क्षीर पाक का अपवाद है, ठीक है। जैसे क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन जिसको हम बोल रहे हैं। तो क्षीर पाक का अपवाद क्यों है, आप इसमें लिखना 1:4:4। इसमें जो रेशियो है वो क्या है, लहसुन आपने 1 पार्ट लिया, यानी औषध आपने 1 पार्ट ली, उससे 4 गुना आपने दूध लिया, और दूध के जितना ही आप पानी लेते हो, तो 1:4:4 है ये। और नॉर्मली 1:8:32 ऐसे होता है। ये लिखा आपने। 96 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना तेल पंचक। ये तेल पंचक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो लहसुन क्षीर, इसका रोगाधिकार है गुल्म का। एक तेल पंचक है। तेल पंचक नाम क्या है, आपको यूं नहीं लगना चाहिए कि 5 तेल यूज हो रहे हैं इसलिए तेल पंचक। सिर्फ एक ही तेल है, वो कौन सा है हाईलाइट करना, एरंड का तेल, ठीक है। एरंड का तेल है। बाकी 5 चीजें हैं इसमें, जैसे एक प्रसन्ना है, पुत्र है, कांजी है, यवक्षार है, इनको आपने मिक्स कर रखा है। तो तेल सिर्फ एक ही है एरंड का, बाकी सारी 4 चीजें हैं, तो 5 बन गई, इसलिए तेल पंचक नाम है। 97 में हेडिंग है गुल्म में शिलाजितु का प्रयोग है। तो यवक्षार जो होता है उसमें लघु पंचमूल के क्वाथ में शिलाजितु मिलाकर वातज गुल्म में अच्छी है। नेक्स्ट 100 नंबर श्लोक में पूरा ही आप हाईलाइट कर लीजिए। 100 नंबर श्लोक को हाईलाइट किया आपने। बस्ती करम परम विद्यात गुलमग्नम तद्धि मारुतम स्वस्थाने प्रथमम जित्वा सद्य गुल्मो पोहति। मीन्स बस्ती करम परम विद्यात गुलमग्नम तद्धि मारुतम। आपको पता है जो गुल्म होता है उसमें मेन दोष हमारा वात है। वात की बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, बस्ती। तो गुल्म को नष्ट करने के लिए बस्ती को सर्वश्रेष्ठ बोला गया। बस्ती का प्रयोग अपने स्थान में रहने वाली वायु को प्रथम जीतकर फिर शीघ्र गुल्म नष्ट हो जाता है। आप क्या करते हो, बस्ती के द्वारा वात को जीत लिया, वात जीत गया तो आप गुल्म अपने आप ही नष्ट हो जाएगा, ऐसा। नेक्स्ट है 105 नंबर श्लोक में हेडिंग है नीलनी घृत। फिर उसके नीलने आदि घृत बोला गया है यहाँ पे। 112 नंबर श्लोक में आइए आप। 112 में गुल्म और जठराग्नि का क्या संबंध होता है, यहाँ पे बोला गया मंदो अग्नि वर्धति गुल्मो। अगर अग्नि मंद हो गई तो गुल्म बढ़ जाएगा। दीप्तो अग्नि प्रशाम्यति, अग्नि अग्नि अगर दीप्त होगी तो गुल्म कम हो जाएगा। तस्मात तस्मात न न अति सोहित्यम कुर्यात न अति विलंघितम। हाईलाइट किया आपने, इसलिए तस्मात न का मतलब नर से है यहाँ पे, मनुष्य। तो इसलिए आप मनुष्य को क्या करना चाहिए, न अति सोहित्यम, ना तो ज्यादा खाना खाना चाहिए और ज्यादा उपवास भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि ज्यादा खाना खाओगे तो क्या होगा, जठराग्नि मंद हो जाएगी। आपकी जठराग्नि मंद हुई तो गुण बढ़ जाएगा। आपने लंघन किया तो लंघन से क्या होता है, अग्नि प्रदीप्त होती है थोड़ी। तो अग्नि प्रदीप्त अगर ज्यादा होंगी तो फिर वो तो ज्यादा उपवास भी करना अच्छा नहीं है, ज्यादा भोजन करना भी अच्छा नहीं है, ऐसा। फिर 113 में बोला है सर्वत्र गुल में प्रथमम स्नेहो स्वेदो उपादिते यह क्रिया क्रियते सिद्धि सा याति न विरुक्षते। आपको क्या करना है, सबसे पहले स्नेहन स्वेदन करना है इसकी चिकित्सा में। गुल्म में स्नेहन स्वेदन के बाद जो भी चिकित्सा वो की जाती है, किंतु शरीर के रुक्ष होने पर चिकित्सा की जाए तो सफल नहीं होती, ऐसा। फिर है हमारा 114 में भिषगः अत्यायिक बध्वा पित्त गुल्मो उपाचरेत।
यानी जो हमारा पित्तज गुल्म है उन उसको अधिक उपद्रवों वाला जानकर जो है उसको विरेचन देना है आपको। नेक्स्ट है हमारा राइट पेज पे रोहिण्य आदि घृत हेडिंग है, वो भी पित्तज गुल्म में है ये योग। फिर त्रयमाण आदि घृत है 121 नंबर श्लोक के नीचे, त्रयमाण आदि घृत ये हमारा पित्त और रक्त गुल्म में। फिर है नीचे द्राक्षाद्य घृत है 125 में, वो भी पित्तज में है हमारा। फिर वासा घृत है नेक्स्ट पेज पे, वो भी पित्तज में। 136 में आइए आप, 136 यहाँ पे क्या बोला, संप्रकोपो दोषाणाम सर्वेशाम अग्नि संश्रितो तस्माद अग्नि सदा रक्षेत निदानानि च वर्जयेत। मीन्स आप क्या बोलते हैं कि जो दोषों का सम रहना है और प्रकोप रहना है, दोषों के सम रहना और प्रकोप में होना, सर्वेशाम अग्नि संश्रितो, वो किसके ऊपर, अग्नि पर आश्रित है। अग्नि अगर आपकी नॉर्मल है तो दोष भी नॉर्मल होंगे। अग्नि में कोई प्रॉब्लम हुई, मंद हो गई तो कोई दोष बढ़ जाएगा, अगर ज्यादा प्रकोप तीक्ष्ण होगी तो अलग दोष प्रकोपित होगा, विषम होगी तो अलग। तो दोषों का शांत रहना और प्रकोप होना अग्नि पे आश्रित होता है। तस्माद अग्नि सदा, इसलिए आपको अग्नि की रक्षेद सदा रक्षा करनी चाहिए। और निदानानी च वर्जित, जो भी निदान है गुल्म को उनका त्याग करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा 220 पेज नंबर पे, 220 नंबर पेज पे, यहाँ पे क्या लिखा, कफज गुल्म में शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा जहाँ पे लिखी है उसके ऊपर आप लिख लीजिए भेदन। कफज गुल्म में भेदन कराने की बात यहाँ पे की गई है। फिर है हमारा 142 नंबर श्लोक की हेडिंग है, देखिए दशमूली घृत, तो ये कफज गुल्म में बोला। फिर नेक्स्ट है हमारा भल्लातकाद्य घृत, ये भी कफज में। क्षीर षटपल घृत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारा कफज गुल्म में बोला गया है। मिश्र स्नेह, ये भी कफज गुल्म में है। नेक्स्ट आप आइए दंती हरित की, 160 श्लोक नंबर है जो उसकी हेडिंग है दंती हरित की। हाईलाइट किया आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारा लहसुन क्षीर, ठीक है, दूसरा दंती हरित की और तेल पंचक, ये तीन हमारे गुल्म के रोगाधिकार है। सीधे यही पूछा जाता है दंती हरित की किसमें वर्णन किया आचार्य चरक ने, किसका रोगाधिकार है, तो गुल्म का है। दंती हरित की आपने हाईलाइट किया। इसमें देखिए क्या लिखा है हिंदी में, हरड़ की संख्या 25, इसको आपने अंडरलाइन किया। 25 हरित की आप लेते हो। फिर आगे दंती का जो मूल है वो 25 पल, चित्रक मूल 25 पल लेके क्वाथ उनका करना है, वो आगे हम नहीं देखेंगे। 148 नंबर श्लोक में देखना है इसमें दंती हरित की के 158 हाईलाइट करना इसमें, ततो लेह पलम लिडवा जगद्वा च एका हरितकी को आपने हाईलाइट किया, हाईलाइट आपने किया। और सुखम विरेचति स्निग्धो दोष प्रस्थ अनाम्यम, यानी दोष जो निकलते हैं इसमें हरित की, ये आप इसको सेवन करोगे अगर तो बिना किसी कष्ट के दोष विरेचन के द्वारा निकल जाते। कितने प्रमाण में, 1 प्रस्थ दोषों का प्रमाण निकलता है विरेचन में, ऐसा बोला गया। जहाँ पे हेडिंग लिखी है ना दंती हरित की, आप यहीं लिख लीजिए मात्रा कितनी आपको देनी है दंती हरित की, तो लिखना 1 पल अवलेह, 1 पल अवलेह प्लस 1 हरित की। जब भी आप सेवन करोगे दंती हरित की का, जैसे च्यवनप्राश होता है ना अवलेह फॉर्म में है, तो अवलेह फॉर्म में होती है, तो आपने 1 पल अवलेह लेना है और उसमें 1 हरित की लेनी है उसके साथ, तो ये इसकी मात्रा है। वैसे इसमें 25 हरित की यूज की गई है आपने इसको बनाने के लिए, ठीक है। आप पेज के टॉप पर लिखिए, पहला तो ये दंती हरित की है जो आपको याद होना चाहिए, कितनी मात्रा लेनी है, 1 पल अवलेह और 1 हरित की आपने लेनी है। आप लिखिए यहाँ पे पेज के टॉप पर कंस हरित की, कंस हरित की एरो करके लिखना शोथ। कंस हरित की किसका रोगाधिकार है, शोथ का, और ब्रैकेट में लिखना 1 हरित की प्लस अवलेह। कंस हरित की में भी हम 1 हरित की सेवन करते हैं और अवलेह सेवन करते हैं। फिर नेक्स्ट लिखिए अगस्त्य हरित की,
अगस्त्य हरितकी, एरो करके लिखना कास, अगस्त्य हरितकी कास में लेनी है और ब्रैकेट में लिखिए 2 हरितकी प्लस अवलेह। उसमें पेशेंट को 2 हरड़ का सेवन करना है और अवलेह सेवन करना है। तो देखिए दंती हरितकी में भी 1 हरितकी, कंस में भी 1 हरितकी, सिर्फ अगस्त्य हरितकी में 2 हरितकी आप सेवन करते हो। उसके बाद है दशमूल हरितकी, लिखिए दशमूल हरितकी वात रोग चिकित्सा, दशमूल हरितकी वात रोग चिकित्सा में चक्रपाणी ने बोला। फिर है हमारा गौमूत्र हरितकी, गौमूत्र हरितकी श्वेथु, शोथ में है गौमूत्र हरितकी, या फिर गौमूत्र हरितकी योग, ऐसा करके पांडु में भी है। गौमूत्र हरितकी श्वेथु, गौमूत्र हरितकी योग पांडु। फिर लिखिए गुड़ हरितकी, गुड़ हरितकी, इस गुड़ हरितकी से 2 एरो कर दीजिए। पहले एरो पे लिखिए चरक, च डॉट ऐसे लिख दीजिए। चरक ने क्या अर्श में बोला गुड़ हरितकी का प्रयोग। सुश्रुत ने लिखना, सुश्रुत एरो करके वातरक्त, वातरक्त अर्श, वातरक्त अर्श शोथ और उदर रोग। क्या है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा किस ढंग से पूछना। अभी ये तो जैसे हमने आपको लिखवाया, ये आप चीज याद रखोगे कि अगस्त्य हरितकी में 2 हरितकी सेवन कर रहे हैं, दंती हरितकी में 1 यूज करें। लेकिन कई बार आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, मतलब अभी क्या है आप याद कर लेंगे इस चीज को, कई बार आप ध्यान नहीं देते कि आप उसने आपसे पूछा क्या। अगर आपको वो पूछे दंती हरितकी में जो है वो कितनी हरितकी है जो उसका प्रयोग किया जाएगा बनाने में, अगर पूछा है कि जब आप फॉर्मेशन करते हो बना रहे हो ये योग दंती हरितकी तो कितनी टोटल हरितकी ले, तो 25 यूज करनी है। जब आपको मात्रा की फॉर्म में पूछा जाए तब मात्रा 1 पल अवलेह और 1 हरितकी का सेवन करना होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। 160 नंबर जो श्लोक है उसकी लास्ट लाइन में देखना, निरत्यम क्रमश्च अस्य द्रवो मास रस ओदना। ये इसमें जब आप दंती हरित की सेवन करते हो इसमें कोई उपद्रव होता नहीं है पेशेंट को, और जब दंती हरित की सेवन कर रहे हो तो उस टाइम पे मास रस के साथ भात आपने देना है पेशेंट को। नेक्स्ट है हमारा असाध्य गुल्म के लक्षण 169 नंबर श्लोक में। 169 इसमें देखना क्या बोला साध्य के लिए, संचितः क्रमशो गुल्मे महावास्तु परिग्रह को हाईलाइट कीजिए। महावास्तु परिग्रह जिसका जो सरकमफ्रेंस एक तरीके से बहुत ज्यादा है, बहुत एरिया को कवर किया हुआ है। कृत मूलम को हाईलाइट किया, मूल जो है वो क्या है डीप सीटेड है। सिरावनद्धो सिराओं से आनंद हो गया है। यथा कुर्म इव उन्नतम, कुर्म जैसे कछुआ जो होता है ना कछुए की तरह एलिवेटेड हो गया है, वो हमारा साध्य में आएगा। फिर है 172 में रक्त गुल्म की चिकित्सा, इसमें हाईलाइट करना प्रोधिरस्य तो गुल्मस्य गर्भ काल व्यतिक्रमे, जब गर्भ काल खत्म हो जाए यानी 10 महीने बीत जाने के बाद आपको क्या करना है, स्निग्ध स्विन्न शिराय दद्यात स्नेह विरेचनम को आपने हाईलाइट किया, स्नेहन स्वेदन करा के पेशेंट को स्नेह विरेचन देना होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा 173 की हेडिंग है, 173 की राइट पेज पे रक्त गुल्म प्लास क्षार का प्रयोग, आप इसको हाईलाइट करके लिखना भेदनार्थ, रक्त गुल्म के भेदन के लिए प्लास क्षार का आप यूज कर रहे हो। फिर आता है 175 में, 175 की हमारी हेडिंग है रक्त गुल्म में योनि विशोधन। आपने क्या किया, सबसे पहले तो स्नेहन स्वेदन करा के स्नेह विरेचन दिया, उसके बाद क्षार का आपने यूज किया, उसके बाद आप क्या कर रहे हो योनि विशोधन कर रहे हो। तो अगर आपने प्लास क्षार ये इस भेदन भी नहीं हुआ, आपको योनि विशोधक द्रव्य यूज करने हैं। वो कौन से हैं, थर्ड लाइन में हाईलाइट करना, यव क्षार के साथ पलल तथा स्नुही के दुग्ध के साथ पलल को योनि में रखते हैं, या फिर यव क्षार और स्नुही दुग्ध को योनि में रखना है। और ऊपर से हमारी हिंदी की 7th लाइन में देखना, सुअर और मछली के पित्त, ये श्लोक में क्या वर्ड है, वराह मत्स्य पित्ताभ्याम, वराह सुअर, मत्स्य मीन्स मछली, इनका जो पित्त है
उससे कपड़े को अच्छे से भावना दे दो, फिर उस कपड़े को क्या करना है, योनि में धारण करने को बोलना है पेशेंट को। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए 182 नंबर श्लोक है ना, जो 177 से 182, उसके नीचे हिंदी लिखी हुई है। हिंदी की 5th लाइन में हाईलाइट करना, गुल्म की भेदन क्रिया यानी शस्त्र कर्म करना चाहिए। शस्त्र कर्म करने को बोल दिया। पहले आपको क्या फॉर्मेट ध्यान में रखना है, स्नेहन स्वेदन कराया और स्नेह विरेचन दिया, फिर क्षार का प्रयोग आप करा रहे हो ताकि वो भेदन हो जाए, रप्चर हो जाए, वो रक्त गुल्म निकल जाए। ठीक है। फिर उसके बाद इससे भी आप, अगर आपका गुल्म ठीक नहीं हो रहा है, तब आपने योनि विशोधक द्रव्य दिए हैं पेशेंट को, तो वो क्या क्या वो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है। फिर क्या करना है, इससे भी ठीक ना हो तो आपने एंड में शस्त्र कर्म करना होता है, गुल्म में भेदन करना है आपने। ये फिर आता है हमारा ये चैप्टर मेन जो है वो उसमें एंड होता है, लेकिन 183 से लेके ये जो हमारा लास्ट नंबर श्लोक है 189, यहाँ तक क्या किया गया, सभी प्रकार के गुल्म को, जैसे वातज है, पित्तज है, कफज है, इनको क्या किया, एक इकट्ठे करके आपने बता दिया इनकी चिकित्सा को। 183 में देखना, वातज गुल्म के लिए बोला स्नेह स्वेद सर्पी बस्ती चूर्णानी बृहणम गुटिका को आपने हाईलाइट किया, बृहण गुटिकाएं देनी है, वमन विरेचन मोक्षोक्ष तज्जय यानी रक्त मोक्षण कराना, ये सब हमने पढ़ा। फिर पित्तज गुल में सर्पी सतिक्तकम सिद्धम क्षीरम प्रशंसनम निरुहाष्ट को आपने हाईलाइट किया। प्रशंसन मीन्स विरेचन देना है, निरुह देनी है, रक्तस्य अवसेचनम, आश्वासनम शमन योग, आश्वासन देना है, शमन योग देने हैं पेशेंट को। फिर कफज गुल्म की चिकित्सा में 186 में स्नेह स्वेद भेदन लेखन और सॉरी लंघन और उल्लेखन विरेकश्च, सर्पी बस्ती गुटिका चूर्णम अरिष्ट स क्षार। आपको पता है कफज जो गुल्म है उसमें हमने पढ़ा था क्षार का प्रयोग, अरिष्ट का या अग्निकर्म, ये जो हम करा रहे हैं। गुल्मस्य अन्ते दहा कफजो अग्रे अपनीत रक्तस्य, मतलब अ, अगर ये जो आपने कर्म कराए नॉर्मल कफज गुल्म के लिए जो बोले, इससे भी अगर ठीक ना हो तो आपने क्या करना है, रक्त मोक्षण करा के पेशेंट को अंत में अग्निकर्म आप कराते हो। फिर है हमारा 189 नंबर जहाँ पे खत्म हो रहा है ये चैप्टर, उसके नीचे देखिए अध्याय का उपसंहार करके हेडिंग है ना, उसकी 3rd लाइन में देखना, हाईलाइट करना, सर्वदा जठराग्नि की रक्षा। गुल्म में क्या बोला कि जो जठराग्नि होती है उसकी हमेशा आपको रक्षा करनी चाहिए, इसको आपने हाईलाइट किया। तो ये हमारा गुल्म वाला जो चैप्टर है 5 नंबर चैप्टर चिकित्सा स्थान का कंप्लीट होता है।